हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी में। लाइट मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं, लाइट को थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। चलो, अभी ठीक होगा। है ना? तो सभी लोग जरा कमेंट करके बता दीजिएगा। एक्चुअली आज लैपटॉप थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, मैं यहाँ पर लोड कर रहा हूँ रिव्यू देखने के लिए, परंतु देख नहीं पा रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन पर बताते रहिएगा मुझे टाइम टाइम पर कि सर सब कुछ ठीक चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं वीडियो। है ना? ये पता नहीं आज इन भैया जी को क्या हो गया, ये फैल गए हैं। तो टॉपिक आप सभी को पता है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। मैंने कल नाभिकीय आवेश पर छोड़ा था, परंतु कुछ चीजें जो रिकैप करनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, उस पर से बात करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। है ना? ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन और स्टार्ट कर देते हैं। तो कल क्या क्या पढ़ा था उसका 2 मिनट में रिवीजन या रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पे हमने ये पढ़ा था कि कैसे गलनांक प्रभावित होते हैं इलेक्ट्रॉनों के कारण। है ना? अब वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, पूर्ण भरित कक्षक हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, बहुत सारी चीजें यहां पर काम करती है। तो गलनांक के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कर्णन एंथैल्पी के लिए। सर ने इसकी परिभाषा भी आपको बताई थी कि क्या होती है कर्णन एंथैल्पी। है ना? किसी तत्व के एक मोल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कर्णन एंथैल्पी कहलाती है। और तीसरे नंबर पे हम जो पहुंच चुके थे, जो हमारा मुख्य टॉपिक था, वो था परमाणु त्रिज्या। कल का भी यदि आप थंबनेल देखोगे तो उस पर मैंने परमाणु त्रिज्या की ही बात करने के लिए उस थंबनेल को डिजाइन किया था, परंतु चूंकि टाइम इतना हो गया था कि हम उसे नहीं पढ़ा पाए, हम उसे कवर नहीं कर पाए। है ना? तो देख लो जरा फटाफट से, सब कुछ नहीं है सर? सब कुछ ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। सब कुछ ठीक है। एक्चुअली ये लैपटॉप आज काम नहीं कर रहा ना, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पता नहीं आज ही क्यों इसको ऐसा करना था। है ना? चलो, तो सब ठीक है। तो क्या आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है, कल का लेक्चर लगाया है? तो ये मेन चीजें हमने पढ़ी थी, रिवीजन कर दूं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं जो कि था कक्षक। खुला क्या? हाँ, खुला। कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि कक्षक आपके पूर्ण रूप से भरे हैं या अधूरे भरे हुए हैं। ठीक है, मेरा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, चिंता मत करना। डाइवर्ट इसलिए होगा क्योंकि ये भैया जी अभी जाके खुल रहा है और बहुत धीमे चल रहा है। तो ये आपकी आवर्त सारणी है, और कल मैंने आपको बता दिया था कि कैसे परमाणु त्रिज्या जो है वो कम या ज्यादा होती है। तो आप सभी को पता है कि यदि मैं सोर्स, ओहो गलत हो गया, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ये कुछ बेसिक रूल जो अपने 11 में पढ़े थे, मैं यहां पर भी लिखूंगा। घटती है, और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, यदि हम देखें ऐसा, ऊपर से नीचे जाने पर ये जो परमाणु त्रिज्या है ये बढ़ती है। यहां पर मैं घटती है लिखने वाला था गलती से, तो आप ये लिखेंगे कि ऐसे करने पर बढ़ती है। इसीलिए कहा गया हमारा ये फ्लोरीन जो है, इसकी परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है? तो अब क्यों ऐसा होता है, इसका भी कारण हमने कल ही समझ लिया था। मुख्य बात यह थी कि सर यहां पर परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं गलनांक को, कर्णन एंथैल्पी को, और साथ ही परमाणु त्रिज्या को भी। परंतु परमाणु त्रिज्या को सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावित नहीं करती है बेटा, उसके लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। उसके लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कि
आज स्टार्ट करेंगे जैसे कि वाला पॉइंट। मैंने कल इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ा था, आई होप आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। जैसे कि नाभिकीय आवेश, जैसे कि पहला नाम जो आता है वो आता है नाभिकीय आवेश। देखो जो बच्चे प्रीमियम बैच वाले हैं उन्हें नोट्स, पीडीएफ, और ये जो बोर्ड में मैं लिख रहा हूं इसकी पीडीएफ, और ऑब्जेक्टिव क्विज जो ऑनलाइन लिंक लगाते हो आप लोग, ऑनलाइन क्विज लगा के डायरेक्टली अपने मार्क्स देख सकते हो, वो वाले प्रैक्टिस सब कुछ फ्री है। और ये जो स्ट्रीम अभी आप लोग देख रहे हो ये आज पब्लिक है, नॉर्मली ये पब्लिक नहीं होती। तो यदि आपने प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए। प्रीमियम बैच के सब्सक्रिप्शन लेने से काफी ज्यादा फायदे ये होंगे बेटा। चलो फायदे लिखने से के बाद में पहले तुम्हें परिरक्षण प्रभाव समझा दूं। परिरक्षण प्रभाव क्या है ये? परिरक्षण प्रभाव, यहां से अपन इसे काटते हैं और यहां पर ले जाके फिट कर देते हैं। ठीक, ये है अपना परिरक्षण प्रभाव। ये हो गया दूसरा एंगल। तो हाँ, प्रीमियम मैच लेने के फायदे, आप अर्ली एक्सेस कर सकते हो लाइव स्ट्रीम का, सारी चीजें आपके लिए फ्री रहेगी, पेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर। साथ ही स्टडी मटेरियल का जो पैक आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे हैं, यदि आप स्टोर पर जाओगे सरल एकेडमी के तो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारा कॉम्बो जो है वो आपको, और भी नए स्टडी मटेरियल कुछ आते हैं तो तुम्हें फ्री मिलते रहेंगे, इस बात की प्रॉमिस है। हम उन्हें तुम लोगों को नहीं बेचेंगे। ठीक है, तुम लोगों के लिए वो फ्री ही रहेंगे। एक प्रीमियम बैच जो है सबसे बड़ी वाली, उसका नाम है 1200 सरल शिखर बैच, उसे ज्वाइन करो, ज्यादा अच्छा है। बीच बीच में उसके प्राइस बढ़े थे, अभी ड्रॉप कर दिया है फिर से। तो क्या होता है नाभिकीय आवेश? तो नाभिकीय आवेश के लिए एक बात कही गई है, नाभिकीय आवेश के लिए एक बात कही गई है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है वैसे वैसे नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और सही बात है। देखो, स्केडियम का परमाणु क्रमांक है 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 24, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, एमएन का 25। तो आप ये देख रहे होगे कि हर बार जो है वो एक एक नंबर बढ़ रहा है, हर बार जो है वो एक एक नंबर बढ़ रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है। इसका क्या आशा है सर? इसका ये आशा है बच्चा कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या बढ़ रही है। परमाणु क्रमांक के साथ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। मैंने कल भी इस बात को समझाया था, आज फिर से रिकैप कर रहा हूं क्योंकि ये वो चीजें जो एक बार में समझ में नहीं आती। तो हम बात कर रहे हैं नाभिकीय आवेश की, मैं सिर्फ समझाऊंगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रीमियम बैच वाले बच्चे आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको नोट्स मिलते रहेंगे। चलो जरा मैं इसे सेलेक्ट कर लूं, इसे यहां पे दूर हटाओ, इसे यहां पर इसके पास रख दो ऐसे। मैंने आपको परमाणु त्रिज्या भी बता दी थी कल, है ना? कल आप लोगों ने भी देखा होगा, तो परमाणु त्रिज्या भी बता दी थी। तो ध्यान से यदि देखोगे हम जो कवर कर रहे हैं, हमारा मुख्य टॉपिक है वो क्या है? परमाणु त्रिज्या। पता नहीं क्या करूं यार इस लैपटॉप का, नो इंटरनेट बता रहा है। तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या ये सिर्फ इसी लैपटॉप में दिक्कत है? आई होप सो। मुझे रीस्टार्ट कर लेना चाहिए इसे, क्योंकि मैं बार बार फ्लो मेरा बिगड़ जाएगा, और फ्लो यदि बिगड़ा तो दिक्कत हो जाती है। नहीं चाहता मैं कि मेरा रिदम टूटे। ठीक है, इसीलिए इसको निकालो और रीस्टार्ट। जब कोई चीज समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? रीस्टार्ट करना चाहिए, फिर से उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या, नाभिकीय आवेश से पहले परमाणु त्रिज्या के लिए एक छोटा सा डिस्कशन कि ये परमाणु का नाभिक है, और ये नाभिक से बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी को ही हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या कहते हैं बच्चा? परमाणु त्रिज्या। इसके लिए एक बात कही गई है कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो इसका आकार कम होता है। अब द रीजन क्या है इसका कारण? वाई। तो इसका कारण यह है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं वैसे वैसे नाभिक की त्रिज्या जो है वो कम होती है। ठीक है, ये वाली बात तो सर आप 2 बार बता चुके हो, 2 बार आपने अभी तक बोल दिया।
ऐसा क्या है नाभिकीय आवेश में, ऐसा क्या है नाभिकीय आवेश में? तो आप सभी को पता है परमाणु के नाभिक में, मैंने यहीं से छोड़ा था कल, परमाणु के नाभिक में दो मूलभूत तत्व होते हैं, दो मूलभूत कण होते हैं, सॉरी गलत वर्ड बोल दिया मैंने, दो मूलभूत कण होते हैं। पहला कण होता है प्रोटॉन और दूसरा कण होता है न्यूट्रॉन। इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है उदासीन। इसके अलावा ये बाहरी कक्षक में जो आपको दिख रहे हैं, यहां पर होते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में कौन ऑर्बिट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। और इन पर होता है माइनस आवेश। इन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि देखो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, परंतु प्रोटॉन की नहीं होती। इसीलिए प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। सही बात है। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है Z, या जिसे हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसे काय से दर्शाते हैं सर? तो इसे दर्शाते हैं Z से। अब प्रोटॉन पर यहां पर कौन सा आवेश है? प्रोटॉन पर यहां पर कौन सा आवेश है? तो प्रोटॉन पर है धन आवेश। अर्थात परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही बढ़ेगा धनावेश। वैसे ही क्या बढ़ेगा बच्चा? धन आवेश। और परमाणु की बाहरी कक्षा में कौन है? इलेक्ट्रॉन। उन पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। ठीक है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यह पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, खिंचाव रखेगा, उसके प्रति आकर्षण रखेगा। ठीक है। अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। कौन करेगा आकर्षित? तो यहां पर आप ये बोल सकते हो प्रबल नाभिकीय आवेश। प्रबल नाभिकीय आवेश, यहां पर आप ये देखोगे प्रबल नाभिकीय आवेश बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। नाभिक पर उपस्थित धन आवेश को ही नाभिकीय आवेश कहते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे धन आवेश बढ़ेगा, और धन आवेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये देखा गया कि आवर्त साइड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो कम होती है। ठीक बात। अब एक और दूसरी चीज आपने यहां पर आपने देखा जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है परिरक्षण प्रभाव। क्या नाम है जिसका? परिरक्षण प्रभाव। अब नया और दूसरा हेडिंग लगा लोगे, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, शील्ड इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट से इंग्लिश में बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। ये हमने लिख दिया परिरक्षण प्रभाव प्रॉपरली ऐसे। ठीक है। तो परिरक्षण प्रभाव का काम ये है बच्चा कि अब ध्यान से देखोगे, इसे भी समझा ही देता हूं आज कि परिरक्षण प्रभाव जो है नाभिक है। ठीक है। ये रहा ना, ओहो गलती से टच हो गया। ये रहा नाभिक, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये नाभिक। यहां पर ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, अर्थात मैं ये कहूं ये पहली कक्षा है, और पहली कक्षा में जो है वो है एस उपकोष गोलीय। ये हमारी दूसरी कक्षा है। ये हमारी कौन सी कक्षा है? n बराबर 2। यहां पर दो उपकोष होंगे, एक एस उपकोष और दूसरा होगा पी उपकोष। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये एस उपकोष का है। एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी कक्षक में, फिर डी कक्षक में। ठीक है। तो जैसे जैसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे,
जैसे जैसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि अब मैं इसके बाहर पे एक और कक्षा बना देता हूं, ठीक है, हम इसके बाहर पे एक और कक्षा बना देते हैं। अब ये आपकी तीसरी कक्षा बनी हुई है। कौन सी कक्षा बनी हुई है बच्चा? तीसरी कक्षा। और यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो पता है ये नाभिक जो है, ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। परंतु आकर्षित करने से पहले यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी कुछ कक्षाएं हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, है ना। तो ये क्या करेंगे बच्चा, ये एक मिनट, आई होप सो आप खुल जाए। कभी कभी देखो रीस्टार्ट करने से चल पड़ा, रीस्टार्ट करने से ये चल पड़ा। चल पड़ा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, हम इस कक्षा पे भी इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक आवरण का काम करेंगे। इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित होने से रोकेंगे। एक शील्ड इफेक्ट, एक परिरक्षण प्रभाव जो है, एक शील्ड की तरह काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? एक ढाल की तरह काम करेंगे। और यही ढाल प्रभाव या यही जो प्रतिकर्षण है, जो नाभिक की ओर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आने से रोकता है। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव की यदि डेफिनेशन लिखनी है तो कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन होगी बेटा, कि परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित होने से रोकने वाला प्रभाव ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब यहां पर आपने ये देखा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन भराएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन भरा रहे ना, इलेक्ट्रॉन भरा रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब कहां भरा रहे सर, इलेक्ट्रॉन कहां भरा रहे? तो इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं उपकोष में। कहां भराए जाते हैं? उपकोष में। उपकोष हमारे पास में S है, हमारे पास में P है, हमारे पास में D है, हमारे पास में F है। हमारे पास में तरह तरह के उपकोष है। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अब मुझे ये बंद कर देना चाहिए। अब चूंकि लैपटॉप चालू हो चुका है तो मैं इधर पे फोकस कर दूं। जरा सा है परमाणु त्रिज्या, परंतु यदि ये समझ में आ गया तो आगे की कहानी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हम एक परमाणु ले लेते हैं, यहां पर आपके पास में अलग अलग कक्षा है। तो हम एक नॉर्मली आपको पता है सर Zn का ही उदाहरण उठाएंगे। Zn मुझे थोड़ा सा पसंद है, ज्यादा परमाणु है उस पर। Zn नहीं, आज अलग अलग लेते हैं, आज सिर्फ Zn नहीं लेंगे। आज अपन स्कैडियम भी लेते हैं और Zn भी लेते हैं। तो अपन लेंगे Sc जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21। फिर हम लेंगे Zn, फिर हम क्या लेंगे बच्चा? Zn जिसका परमाणु क्रमांक होगा 30। ये दो है हमारे पास में। हम एक एक करके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिखते हैं क्रमशः। यहां पर आप लिखोगे 1s2, यहां पर आप लिखोगे 2s2, फिर आप जाएंगे 2p पे, 2p6, 3s2। ये नहीं आता होगा किसी को लिखना तो बता दीजिएगा मुझे, एक दिन इसकी भी क्लास रख लेंगे भैया। 4s2 और 4s के बाद में आप ये चले जाओगे 3d1 पे, ठीक है। यहां पर आगे जब आप जाओगे यहां पर, तो यहां पर होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। चलो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, दोनों के अलग अलग कलर होने चाहिए ताकि तुम लोगों को समझ में आए। ये हो गया अपना Zn का, तो हमने दोनों का लिख दिया है, Zn का भी और इसका भी। ये लो, ठीक है। अभी दोनों को उठा के अपन ऊपर कर देते हैं। यहां पर स्कैडियम कर देता हूं मैं, स्कैडियम को सीधा कर दो। और क्या है, दो अलग अलग बनाने वाले हैं हम, बाकी तो फिर ग्राफ ही बनना है, बाकी लास्ट में फिर ग्राफ ही बनना है, जो कि तुम देख चुके हो बहुत बार पहले भी। ओहो,
ये Zn का Z जो है वो टेढ़ा हो रहा है, क्यों ना फिर से सेलेक्ट कर लिया जाए, इसे पूरा ही सेलेक्ट कर लो और ऊपर भेज देते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बनाते हैं इसका नाभिक। ये हो गया नाभिक, और पहली कक्षा, पूरा ही मिटा दो सर, अच्छे से बनाएंगे। ये है हमारा नाभिक। ये हो गई पहली कक्षा। ये देखो आपको त्रिज्या देखने को मिल रही होगी, मैं इसका मार्क हटा देता हूं। तो ये है हमारा 1s, ये सबसे पहले हो गया 1s। अब हम जाएंगे दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा का कलर कर देते हैं ऑरेंज। ये लो, हमने ले लिया दूसरी कक्षा, इसको भी सिलेक्ट करो। ओह, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए, क्यों डिलीट हो गए भाई? का मार्क हटा लेते हैं और वापस से इसे यहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी कक्षा। अब अच्छा, इनकी कॉपीज भी बना लूँ मैं, है ना, क्योंकि मुझे आगे वापस से फिर से कॉपीज बनानी पड़ेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। इनकी कॉपीज बेटा अभी हमें लगने वाली है। चलो, नाभिक तो हम बना ही लेंगे। इसे सेलेक्ट करो, इसे इसके ऊपर रख दो, ये दूसरी कक्षा हो गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चौथी कक्षा पे। चौथी कक्षा जो है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ये हमने पकड़ा इसे और ये कुछ इस प्रकार से बना लिया। ये क्या है, त्रिज्या बना रहे हैं हम एक तरह की त्रिज्या बना रहे हैं। इसका डुप्लीकेट करने से पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्क हटा देते हैं और एक कॉपी बना लेते हैं। ये हमारी दूसरी कॉपी हो गई। एंड वन और लास्ट जो है बाहरी कक्षा का बचा हुआ है, इसकी थोड़ी सी बड़ी त्रिज्या कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी सेम करते हैं, इसका मार्क हम हटा लेते हैं और इसे भेज देते हैं यहाँ पर। ये आई होप आपको दिख रहा होगा एक परमाणु। ठीक है, ये हमने एक बना दिया। अब हम दूसरा बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा शेप ले लेते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। Zn की थोड़ी सी छोटी होगी परमाणु त्रिज्या। क्यों होगी, अभी उसका रीजन आपको पता चल ही जाएगा। ये देखो, कोई बात नहीं, हमारा परमाणु हल्का सा तिरछा हो रहा है, मार्क हटा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपने देखा। अभी इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट कर देते हैं। ये हो गया 1s। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2s। 2s के हम येलो कलर से ही लेंगे। फिर आते हैं p पे, तो p के इलेक्ट्रॉन व्हाइट कलर के होंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। 3D डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते रहेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमारे अगले इलेक्ट्रॉन फिर से हम कहाँ पर आएंगे, 3s पे आएंगे। तो ये रहा 3s का इलेक्ट्रॉन एक, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा 3s का। फिर कहाँ पर आएंगे हम, फिर हम आगे आएंगे तो हमें देखने को मिलेंगे 3p। 3p के इलेक्ट्रॉन व्हाइट कलर के होंगे। तो ये रहा 3p का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा और ये रहा छठवां इलेक्ट्रॉन। फिर आगे हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 4s। 4s के इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता, p येलो कलर के बना दिए हमने।
ये लास्ट और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो कि डी कक्षक का होगा, आपको दिख रहा होगा ये वाला, दिस वन। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि डी कक्षक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, डी कक्षक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सारे इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो एस पर है, पी पर है और डी पर है। तो इसकी परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी होगी, इसकी परमाणु त्रिज्या जो है वो बाकी तत्वों से थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी ज्यादा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इन भैया जी की। तो इन भैया जी के लिए देखा जाए तो सिमिलरली ये आपका 1s के इलेक्ट्रॉन है, फिर ये आपके 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये आपके 3s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये आपके 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन की मैंने प्लेसमेंट कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें बनाना है पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन, है ना, सीधे भरूंगा मैं। फिर 2p के 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी ये हमने पी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन का 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए पूरे। फिर आते हैं 3p पे, 3s के मैं बना चुका हूं, ध्यान से देखोगे येलो कलर के। फिर आते हैं पी कक्षक पे, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और ये 6वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वापस कहां आएंगे, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सर येलो कलर से बना चुके हैं, ये देखो बन चुके हैं। अब आएंगे हम वापस से 3d10 पे। तो डी कक्षक के आपने देखा होगा रेड कलर से बनाया सर ने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ऐसे मैंने बना दिया है, परंतु इन सभी की अपनी एक कक्षा होती है बच्चा, है ना। कितने हो गए रेड बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए कि 8 हो गए, 8 हो गए। ये देखो ध्यान से देखोगे, 3 4 5 6 7 8। आगे आप एक और यहां पर बना दीजिए 9 और यहां पर हो गए 10। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो यहां डी कक्षक पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी परमाणु त्रिज्या नॉर्मली स्केडियम से कम होगी, परंतु बाकी तत्वों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, पॉइंट नंबर 1 कि क्या है। सबसे पहला जो होगा वो होगा परिरक्षण प्रभाव। सबसे पहला कौन सा नियम काम करेगा, वो करेगा परिरक्षण प्रभाव। जैसे जैसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अर्थात डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इस परमाणु का परिरक्षण प्रभाव जो है वह भी बढ़ेगा। अब परिरक्षण प्रभाव का क्रम सर ने कल आपको बता दिया था। परिरक्षण प्रभाव का क्रम कल मैंने आपको बता दिया था कि एस उपकोष का ज्यादा होता है, उससे कम पी का होता है, उससे कम डी का होता है और सबसे कम एफ का होता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि यहां पर एस उपकोष में ज्यादा है, डी उपकोष में नॉर्मली कम है। एस उपकोष में ज्यादा होने के कारण पे थोड़ी सी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। साथ ही एक और फैक्टर कि जब हम अलग अलग कक्षाओं में जाते हैं, दूसरा हम ये बोलते हैं कि यहां पर देखो 1s 2s 3s और 4s, हम चौथे कक्षा तक पहुंचा चुके हैं इलेक्ट्रॉन को। कहां तक, चौथी कक्षा तक। तो कक्षा की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है परमाणु का आकार भी बढ़ता है। तो यहां पर आप बोलेंगे कि जैसे जैसे परमाणु की कक्षा में वृद्धि होती है, क्या लिखोगे, परमाणु की कक्षा में वृद्धि होती है। कक्षा अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, हम ये भी लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक। मैं कक्षा ही लिखूंगा, कक्षा इसलिए लिखूंगा क्योंकि परमाणु क्रमांक थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत करेगा। परमाणु की कक्षाएं बढ़ती है, अर्थात पहले 3d थी, फिर 4d हो गई। मतलब पहले 4s में इलेक्ट्रॉन था, फिर आप इसके नीचे वाले पे जाओगे, यानी कि 4d श्रेणी में जाओगे तो 5s में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। फिर और नीचे जाओगे 5d में तो 6s पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे आप कक्षाएं बढ़ाएंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी भरते चले जाएंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। तो परमाणु की कक्षा यदि बढ़ेगी तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती है। दूसरा, डी उपकोष का भरना, डी उपकोष का भरना। देखो डी उपकोष का भरना क्यों, अर्थात डी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का भरना। जैसे यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर 10 है,
तो यहां पर परिरक्षण प्रभाव डी उपकोष लगाएगा, परंतु उतना नहीं लगाएगा। और चूंकि यहां पर कक्षा में वृद्धि हुई है तो नॉर्मली इसका परमाणु का आकार Zn से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। Zn का आकार जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलिए एक ग्राफ से इसे समझाऊंगा मैं आगे कि कैसे ये सारी चीजें काम करती है, कैसे ये सारी चीजें काम करती है ना। चलो, और यहां पर डी उपकोष, ये थोड़ा सा ट्रिक है तुम्हें समझना। सबसे पहला मुख्य प्रभाव परिरक्षण प्रभाव, एस उपकोष में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु की त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। जैसे जैसे पी और डी कक्षक में बढ़ाएंगे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, डी कक्षक में दिए एक इलेक्ट्रॉन है तो डी कक्षक का परिरक्षण प्रभाव कम होगा, डी कक्षक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो डी कक्षक का परिरक्षण प्रभाव अधिक तो होगा, परंतु एस के मुकाबले अधिक नहीं होगा। क्योंकि यहां पर यदि आप देखोगे ये नाभिक है, नाभिक से सीधे मुकाबला कौन कर रहे हैं, देख पा रहे हो, एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन कौन कर रहे हैं, ये 1s के इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखोगे ये वाली जो कक्षा है इसका नाम है पहली कक्षा। तो नाभिक से यदि कोई पहले सामना कर रहा है तो वो एस उपकोष है, तो एस उपकोष का परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। किसके मुकाबले, पी डी और एफ के मुकाबले। यदि हम डी की बात करें तो पी का थोड़ा ज्यादा होगा, तो यहां पर पी उपकोष में ज्यादा है। फिर डी कम में यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु की कक्षा यहां पर बड़ी है इस वजह से स्कैडियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब डी उपकोष का भरना यहां पर एक ही है, परंतु ये दो लोग ने ऑलरेडी स्कैडियम की परमाणु त्रिज्या को मेंटेन करके रखा है, मैनेज करके रखा है। ये ना भी भराए तो चलेगा, परंतु स्कैडियम के बाद वाले तत्व, परंतु स्कैडियम के बाद वाले तत्व जैसे कि अब आप टेबल से समझोगे, जैसे कि ये गलती से ये ग्राफ खुल गया है। जैसे कि ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, यहां से लेके स्कैडियम के बाद से कुछ इन तत्वों का 22, 23, 24, 25 यहां तक परमाणु की त्रिज्या लगातार कम होगी। फिर Fe में इलेक्ट्रॉन यदि आप ध्यान से देखोगे यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां 7 हो गए, यहां 8 हो गए, यहां 10 हो गए, यहां पर भी 10 हो गए। क्या समझे, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो थे, डी कक्षक जो था वो खाली था। आप सभी को पहले ही सर ने बता दिया था, आप सभी को सर ने पहले ही बता दिए थे कि ऐसे जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, घटनी ही चाहिए। परंतु स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन यहां तक परमाणु त्रिज्या घटेगी। उसके बाद में Fe, कोबाल्ट, निकोल, कॉपर और Zn, इनकी त्रिज्या जो है वो नॉर्मली आपको ऐसा लगेगा कि ग्राफ थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है या बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये था परिरक्षण प्रभाव का इफेक्ट। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर, परिरक्षण प्रभाव, कक्षाओं की परमाणु की कक्षा में वृद्धि अर्थात परमाणु क्रमांकों में वृद्धि, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का भरना। डी ऑर्बिटल जितना ज्यादा फुल होगा परमाणु की त्रिज्या उतनी ही अधिक अपने आप को रिवाइव करेगी, यानी कि स्टेबल होने की कोशिश करेगी। तो अभी आपको शायद मेरी बात सही से समझ में नहीं आ रही होगी, परंतु एक ग्राफ मैं आपके सामने बनाऊंगा और सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये रहे नोट्स, इसका एक्सेस प्रीमियम बैच वाले बच्चों को ऑलरेडी मैंने दे दिया है। बाकी के बच्चे जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लो बेटा, इतने कम में सारी चीजें, सिर्फ एक चीजें नहीं है, काफी सारी चीजें हैं। आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हो। ये स्केल का भी कुछ मुझे देखना पड़ेगा, ये हमेशा ऐसी ही आती है और हमें ऐसी ना चाहिए। मैं तो कहता हूं इसे कट ही कर देते हैं अपन, ये ले लेते हैं ना। इस केस में अपन कर सकते हैं ये वाला। मैं जरा देखूं कि हमारे काम का कौन कौन सा है। इधर लेके आओ और फ्लिप नहीं कर सकते क्या भाई साहब इसे? ओहो, चलो कोई नहीं। ये भी मेरी समझ के परे जा रही है। ये वाली ले लेते हैं, ठीक है? ये वाली ज़्यादा अच्छी लग
ये फ्लिकरिंग स्क्रीन का बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम है। चलो बढ़िया। अब अपन बनाते हैं एक ग्राफ। चलो हमने डी ब्लॉक के तत्वों को ही काट दिया। बढ़िया। यहाँ पर अपन करते हैं, को अब हटाओ। यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया हमारा 10। इसको भी यदि देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैंने विषम संख्या लिया नॉर्मली 1 3 5। तो यहाँ पर भी अपन 1 3 5 7 के थोड़ा नीचे कुछ इस प्रकार से क्रम ऐसे रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी का तो वैसे भी नीचे ही आएगी, इतनी ज़्यादा की आवश्यकता हमें नहीं है। तो चलो एक तरफ से परमाणु क्रमांक लिखना चालू करता हूं मैं। एक तरफ से परमाणु क्रमांक लिखना चालू करता हूं। क्या आप लोग ऑनलाइन है बेटा? आप लोग देख रहे हैं? देख रहे हो तो लाइक का एक कर दीजिएगा। यहां पर आप लिखोगे परमाणु क्रमांक 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ठीक है, पिकोमीटर में सबसे लंबा जो नंबर है वो होगा, अपन स्टार्ट करते हैं 50 से। 50 100 और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे और छोटा नंबर्स लेना चाहिए, और छोटा नंबर होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हम यहाँ करते हैं 20 40 60 100 120 140 160 और 180। ये हमने बहुत छोटा फिगर लिया हुआ है। ठीक है, 180 तक, और इसे नापा जाता है। ये आप इधर साइड लिख लो परमाणु त्रिज्या। रेड कलर का उपयोग नहीं करते हैं, ग्रीन कलर का करते हैं। ग्रीन कलर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ये है हमारा परमाणु त्रिज्या। क्या है बच्चा? परमाणु त्रिज्या। इसे हम नाप रहे हैं पिकोमीटर से, अर्थात पीएम से। और ये है हमारा परमाणु क्रमांक। यहां पर लिख लो आप परमाणु क्रमांक। सभी लोग परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्वों के नाम लिख लेंगे। ठीक है, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, एफई, निकेल, सॉरी कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जेडन। इस प्रकार से लिख लोगे क्रमशः। अब सबसे पहले तत्व की बात करते हैं, स्कैडियम। तो क्यों ना यहाँ पर रूलर का प्रयोग कर लिया जाए। यह है हमारा स्कैडियम। स्कैडियम की परमाणु त्रिज्या ये बोली गई है कि 162 है। कितनी है बच्चा? 162। तो यहाँ पर क्या हम एक बिंदी रख सकते हैं? देखो, ये हमने यहाँ पर एक बिंदी रख दी। कहाँ पर? 162 पर। ओह, ये हमने रख दी एक बिंदी। 162 जस्ट इसके किनारे ही आएगा, तो ये लो हमने रख दिया एक बिंदी 162 पे। और वापस से फिर इस बिंदी को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, है ना। 162 पे कौन है? स्कैडियम है। फिर आगे आते हैं 22 नंबर पे, ये है 147, अर्थात ये 140। यहां पर होगा 150, और इसी के जस्ट नीचे जो है वो है 147।
तो यहाँ पे हम एक और बिंदी रख देते हैं 147 पे, और बाद में इसे कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब क्या है सर, ट्रिक सीख गए हैं सर पहले। फिर आते हैं वेनेडियम पे। वेनेडियम की 134, तो ये थी 130, और इसके जस्ट बाद पे अपन यहां पर लगा लेते हैं 137। तो ये है हमारा स्केडियम, यहां से सीधे ही जाए और यहां पर एक बिंदी रख दिया। चलो वहां से थोड़ी सी नीचे आएगी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप लोग प्रॉपरली ऐसे स्केडियम का भी बना दीजिएगा। यहां पर लिख दो बच्चा, यहां पर कौन सा कलर चलाए अपन, ऑरेंज चलाएं। तो दो कलर चलाते हैं, एक पेन पे ये वाला कलर ले लेते हैं, एक पे ये वाला ले लेते हैं। तो यहां पर लिखोगे 162, यहां पर लिखोगे 173, यहां पर जब आप और नीचे आओगे तो यहां पर लिख लोगे 134। यदि मैंने 137 बोल दिया होगा गलती से, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर 147 है, यहां पर जो है, ओहो क्या मिटाया है सर आपने। यहां पर जो है वो है 147, 134 हो गया। अब आते हैं परमाणु क्रमांक 24 पे। यहां पर ध्यान से देखोगे, अब इसकी कितनी है बच्चा, तो इसकी हो जाएगी 128। 137 ये हमने बनाया था, और 137 के जस्ट नीचे यहां कहीं, बिल्कुल ही नीचे, यहां पर मैं एक डॉट मार देता हूं और इसे अपन खिसका देते हैं, और यहां कहीं आप लिख लीजिएगा 128। कितना, 128, 128। अब होगा असली खेल चालू। यहां पर आपने देखा एक डी कक्षक में एक था, यहां पर दो थे, यहां तीन थे, यहां चार हो गए। अब यहां पर आप यदि बात करोगे तो हम पहुंच चुके हैं एमएन पर, और एमएन पर डी उपकोष थोड़ा सा भरता है, डी उपकोष जो है वो थोड़ा सा भर जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहां पर अब आपको ऐसा लगेगा कि परमाणु त्रिज्या एकदम को थम गई है। यहां पर आप इसके सामने लिखोगे 127 की परमाणु त्रिज्या जो है वो कितनी है, 127। इसके बाद वाले पे हम फिर से आएंगे, इसकी हो जाएगी 127 के बाद में 25 और ये 26, इसकी परमाणु त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 126। ये देखो डी कक्षक जो है उस पर इलेक्ट्रॉन भरने लगे, डी कक्षक जो है वो इस पर इलेक्ट्रॉन भरने लगे। कैसे भरने लगे, तो ऐसे भरने लगे बेटा, देखो पहले डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हुए, 3 हुए, 5 हुए, 6 हो गए, सॉरी यहां पर भी 5 हो गए, 6 हो गए। तो जैसे जैसे ये डी कक्षक भर रहे हैं ना, ये परमाणु त्रिज्या को अपने आप में स्टेबल करके रखे हुए। नॉर्मली आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि ऐसे जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, घटना भी चाहिए, परंतु जैसे जैसे यहां पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या अपने आप को अब रोक रही है, छोटा होने से रोक रही है। क्यों, क्योंकि डी कक्षक जो है वो भरने के कारण पे डी कक्षक का परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट हावी हो रहा है नाभिकीय आवेश पर। वो बोल रहा है उसे कि भाई साहब यदि आपको उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना होगा तो पहले हमसे लड़ाई करनी होगी। ठीक है, यही वाली बात यहां पर बोल रहे हैं कौन, ये डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, ये डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं जो 10 के 10 है। आप इसे ऐसे समझो कि यहां पर सेना में डी कक्षक में सिर्फ एक ही सिपाही है, और यहां पर सेना में डी कक्षक में 10 सिपाही हैं। अब जब नाभिकीय आवेश आक्रमण करेगा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर, अर्थात ये 4s के इलेक्ट्रॉन पर खींचने की कोशिश करेगा, तो वो 10 के 10 सिपाही सीधे के सीधे नाभिकीय आवेश पर आक्रमण करेंगे। बोले भाई साहब पहले हमसे लड़ो, पहले हमको झेलो, हमारा जो बल है उसका सामना करो, तब जाके आप इन्हें खींचना। कुछ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है बच्चा। आपको केमिस्ट्री को रिलेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच में लड़ाई लगी हुई है, जो कि परमाणु के आकार को छोटा करने के लिए है। नाभिकीय आवेश बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचने को देख रहा है। परिरक्षण प्रभाव के कारण जैसे जैसे डी उपकोष की सेना बढ़ रही है, अर्थात डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब केदार अभी हमसे लड़ाई कीजिए, आप हमसे लड़ो, उसके बाद में इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना।
नहीं तो जिस हिसाब से ये कम हो रही, देखो यहाँ 162 थी, यहाँ 147 हुई, 134 हुई, इधर 128 हुई, ये ऐसी जानी चाहिए थी ना, एक सरल रेखा में जानी चाहिए थी। अभी क्या हो रहा है, अभी ये बिल्कुल ऐसे ऊपर चली जाएगी। 126 ऊपर हो गए। फिर आगे हम बात करते हैं 125 पे, इसके बाद में हम 27 पे आएंगे। यहां पर 27 पे फिर से जस्ट इसके बाजू में देखो कितना इन्होंने मैनेज करके रखा है। यहां पर आप लिखोगे 125। तत्वों के नाम यदि लिखना है तो तत्वों के नाम भी आप लिख सकते हो। यहां पर लिख लोगे स्कैडियम, यहां पर लिख लोगे टाइटेनियम, यहां पर लिख लोगे वेनेडियम, ठीक है। फिर आगे लिख लोगे क्रोमियम, फिर एमएन, फिर आएगा एफी, फिर आएगा कोबाल्ट, फिर आएगा कोबाल्ट, फिर और आगे अपना 125। इसकी भी थोड़ी सी कम होगी परमाणु त्रिज्या, और इसकी यदि बात करें 28 नंबर पे, तो यहां पर जस्ट इसके पास में थोड़ा सा इसकी हो जाएगी 124। कितनी होगी बच्चा, 124। और कोबाल्ट के बाद में आएगा निकेल, और 124 के बाद में और घटनी चाहिए। अब देखना हल्की सी परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ेगी, और हम इसे पहुंचा देंगे कहां, यहां पर। और ये परमाणु त्रिज्या अब बढ़ के हो गई है 128, और यहां पर जो विजय प्राप्त कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉपर के 10 के 10 इलेक्ट्रॉन। और आगे बढ़ेंगे हम तो हम जाएंगे Zn पर, और Zn की परमाणु त्रिज्या बराबर हो जाएगी वेनेडियम के, जो कि है 134। यहां पर, कहां पर, यहां पर हो गई 134, और ये है हमारा Zn, ये है Zn। तो देखो किस प्रकार से परिरक्षण प्रभाव हावी हुआ नाभिकीय आवेश पर, और नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु त्रिज्या जो ऐसी होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल कायदे में ऐसी होनी चाहिए थी, वो ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। परिरक्षण प्रभाव ने उसे रोक लिया छोटा होने से, परिरक्षण प्रभाव ने उसे रोक लिया छोटा होने से। और अब मैं इसे मिलाता हूं ग्राफ को प्रॉपरली, है ना। तो ये यहां पर जोड़ देंगे आप, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर, ये कुछ इस प्रकार। देखो अब मैं यहां पर डिजिटल बोर्ड में बना रहा हूं, आप प्रॉपरली स्केल और पेन से बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सेम चीज ये आपकी बुक पे भी है बेटा, है ना, ये आपकी बुक पे भी। तो कुछ इस प्रकार से परमाणु त्रिज्या जो है वो काम करती है, कैसे कैसे परिरक्षण प्रभाव जो है वो काम करेगा। अब जब आप अगली कक्षा में आओगे, अर्थात ये जो हमने बात करी, ये 3D श्रेणी की बात करी। किसकी बात करी, 3D श्रेणी की, अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उन पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, और 3D से लेके 3D1 से लेके 3D10 तक इलेक्ट्रॉन भराते हैं। स्कैडियम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर Zn तक जाते जाते पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरा चुके हैं। तो यहां पर सर ने बताए थे कि इसकी त्रिज्या हो गई 162। इसकी यदि नॉर्मली परिरक्षण प्रभाव काम नहीं करता तो 100 के नीचे आ जाती। नॉर्मली हमने क्वथनांक, गलनांक और कणन एंथैल्पी में देखा ही है, क्वथनांक वाला आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो वहां पर ये बिल्कुल पिघल जाते हैं। इसका जो है वो 134 है, तो ये कम हो जानी चाहिए थी, परंतु कम हुई क्या, हुई है, परंतु उतनी नहीं हुई है। किसी ने इसे बचा के रखा, और जो हीरो है वो है डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक की सेना। अब यहां पर देखो ये वाली बात थी 3D की, इसे हमने कौन सी श्रेणी बोला था, 3D श्रेणी। यहां पर ये है 4D श्रेणी। अब यहां पर कक्षा बढ़ रही है। कक्षा बढ़ रही का तात्पर्य क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन 5s में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात 5वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। यहां 4थी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यहां 6वीं कक्षा में। हर बार मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अलग वाली कक्षा में, मतलब बड़ी कक्षा में प्रवेश कर रहा है। तो इस कारण से क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए। परंतु 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 एक परंतु आ गया, सर ने 3 बार परंतु बोल दिया, ठीक है। यहां पर ये HF और ये ZR, इसकी परमाणु त्रिज्या ऑलमोस्ट समान होगी। और यदि आप ध्यान से देखोगे, यानी कि बुक एनसीईआरटी में तो लिखा है कि ZR और ZF की परमाणु त्रिज्या ऑलमोस्ट समान होती है। उसकी 160 होती है, नीचे वाले की 159 होती है। 160 और 150, इसके यदि तुम्हें लिखना है तो इसकी होती है 160, इसकी होती है 159 पिकोमीटर, ठीक है।
ये सारी पीपीटी तुम्हें मिल जाएगी। और यदि ध्यान से यदि देखा जाएगा, जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं देखता हूं हर बार, कि एयू और एजी की परमाणु त्रिज्या में भी बहुत रेयर ही अंतर होगा, बहुत ही छोटा सा अंतर होगा। तो अब यदि इसका भी ग्राफ बना के देखें हम, इसका भी ग्राफ बना के, अच्छा ये सारे नोट्स तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे, डिजिटली ऑनलाइन भी मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, सिर्फ प्रीमियम बैच वाले बच्चों के ना, सभी को खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। तो एक ग्राफ है जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, जो कि आपको यहां पर ध्यान से देखोगे, ये एक स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये वाली जो श्रेणी है यहां पर लिखा हुआ है, ये वाली, ये है 3D श्रेणी, ये है 4D श्रेणी, और ये है 5D श्रेणी। तो 4D श्रेणी में यदि हम ZR की बात करें, ZR ये रहा, ये रही उसकी परमाणु त्रिज्या, जिसका माप बुक में बोला गया है कि 160 पिकोमीटर है, और ये रहा आपका HF, जिसका कलर आपको पिंक कलर में दिख रहा होगा, 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो है इसकी त्रिज्या 159 है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर? देखो अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने अभी आपको बताया कि परमाणु की कक्षा बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, सही बात है, बढ़ना भी चाहिए, परंतु सर यहां ऐसा क्या हो गया कि इनकी परमाणु त्रिज्या में सिर्फ एक का अंतर है। नॉर्मली यहां पर देखो तो कितना सारा अंतर है, देखो इनके और इनके बीच में कितना अंतर है, पहले पहले तत्व के बीच में कितना अंतर है, परंतु ये दूसरे तत्व में क्या हो गया सर, यहां पर काफी अंतर है। ये देखो यहां पर कितना अंतर है, यहां पर देख पा रहे हो तुम कितना ज्यादा गैप है, परंतु परंतु यही वाली बात आपने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बोली थी कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कक्षा बढ़ती है तो परमाणु की त्रिज्या बढ़नी चाहिए सर, परंतु ये यहां पर इतना अंतर कम क्यों है? इन दोनों में काफी अंतर है, परंतु ये जो पिंक वाली लाइन है और ये येलो वाली लाइन, इनमें अंतर क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है बेटा परिरक्षण प्रभाव। इसका आंसर क्या है? परिरक्षण प्रभाव। क्या है सर परिरक्षण प्रभाव? तो बेटा आप लोगों को सर ने जब हम यहां पर थे, कहां पर, यहां पर, तब आपको एक बात समझाई थी कि एस उपकोष का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम होता है, डी का उससे कम होता है, और एफ का सबसे कम होता है। तो यहां पर जब आप आते हो, कहां पर, यहां पर, इस वाले पे, यहां पर, तो एलए के बाद में परमाणु क्रमांक 57 से आप सीधा जंप करते हो, कहां पर, 72 पर, अर्थात यहां के बीच के 14 तत्व, अर्थात यहां के बीच के 14 तत्व जो है उनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? 4f में। और 4f का परिरक्षण प्रभाव जो है वो सबसे कम होता है। डी कक्षक कितना ही मैनेज कर लेगा, बताओ कितना ही रोक लेगा, एफ कक्षक का तो होता ही नहीं, वो आकर्षित हो जाएगा, वो आकर्षित होने को देखेगा, और आकर्षित होने के कारण पे उन परमाणु की त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो HF है ना, HF है, यहां पर डी उपकोष में तो इलेक्ट्रॉन गया होगा, परंतु साथ में F उपकोष पे भी इलेक्ट्रॉन गया होगा, और इधर पे भी ये बिल्कुल एकदम मैनेज होते हुई गई है। तो डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन 10 तो गए होंगे, परंतु साथ में एफ उपकोष पर भी इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो एफ उपकोष का परिरक्षण प्रभाव होता है कम, और परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण पे परमाणु का आकार जो होता है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो जाती है छोटी। बस यही इसका सार है, जो कि आपकी बुक में बहुत ही ज्यादा डिटेल पर लिखा गया है। एक बार मैं बुक चेक कर लूं, क्या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं रह गया है? हाँ सर, इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गया है, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो प्रभाव है यहां पर आपको देखने को मिला कि ZR और ZF की परमाणु त्रिज्या ऑलमोस्ट सेम है। इसका कारण क्या है? तो ये देखा गया कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे कक्षकों में बढ़ती, जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जैसे कि 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4D में जाएगा, 5D में जाएगा, परमाणु की त्रिज्या बढ़नी चाहिए, परमाणु की त्रिज्या बढ़नी भी चाहिए, बढ़ी भी है। देखो ध्यान से देखो, ये 3D के इलेक्ट्रॉन है, ये 4D के हैं, ये 5D के हैं, बढ़नी चाहिए। परंतु जैसे ही आप 5D कक्षा में पहुंचोगे, 5D कक्षा में
पहुंचोगे तो 5D कक्षा और 4D कक्षा अर्थात तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के मध्य जो परमाणु त्रिज्या का अंतर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और वो अंतर कम होने का कारण है एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश करना, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश करना, और एफ उपकोष का परिरक्षण प्रभाव होता है बहुत कम। इस कारण से नाभिकीय आवेश जो है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण से तृतीय संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु की त्रिज्या में अंतर काफी कम हो जाता है, अर्थात उनकी परमाणु त्रिज्या में कमी हो जाती है, और परमाणु त्रिज्या में आई इसी कमी को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनाइट संकुचन। और ये प्रश्न जो है ये 2 नंबर के लिए आता है, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। पूरी डिटेल, पूरी राम कथा इस लेंथेनाइट संकुचन के कारण थी, और आप लोगों को यदि जमा हुआ, समझ में आई होगी बात, तो एक बार में तो नहीं आते बेटा, केमिस्ट्री के लेक्चर एक बार में समझ में आ ही नहीं सकते। मैंने आपको सेना का उदाहरण दिया, मैंने आपको परिरक्षण प्रभाव। अब एफ उपकोष के सिफाई जो है, जैसे डी कक्षा के एस उपकोष में भले ही 2 हैं, 2 शूरमा है, परंतु ये बहुत इन्हें सब कुछ आता है। फिर पी कक्षक पे हम आते हैं तो यहाँ पर 6 होते हैं, इन्हें आता तो है और ये लड़ भी लेते हैं। डी कक्षक में टोटल 10 है, परंतु ये कैसा कोई अनट्रेन है। अनट्रेन है मतलब अकेले है तो अकेले में लड़ नहीं सकते, झुंड में है तो ये लड़ सकते हैं, भीड़ है। परंतु एफ उपकोष वाले जो भीड़ भी है परंतु लड़ नहीं सकते। 14 के 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो यदि कम है तो वैसे भी एफ अनट्रेन है, वो अनट्रेन का बहुत ही ज्यादा खत्म टाइप के इलेक्ट्रॉन है जो आकर्षित हो जाते हैं। तो ये था परिरक्षण प्रभाव जो आपको समझ में आ गया होगा। कल हम बात करेंगे आयनन एंथैल्पी की, और आयनन एंथैल्पी क्या होती है इसकी। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान से पढ़ना है। अगले लेक्चर आपका बायोलॉजी का है, मैडम आने ही वाली है बहुत जल्द। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो। आप लोगों को शायद इस लेक्चर के वीडियोस देखने को नहीं मिलते होंगे, परंतु रोज आओ, प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन ले लो, नोट्स वोट्स सारी एक्सेस फ्री हो जाएंगे, है ना। बार बार क्या ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अर्थ की आवश्यकता होती है, अर्थ मीन्स फंड्स, तो अब वो मैनेज तो करना पड़ेगा कैसे ना कैसे ही। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट हमने रखा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ का रिचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी बिल ही उससे पे हो सकता है। तो समझो थोड़ा बात को, यदि आप वे कर सकते हो, खरीद सकते हो, दूर के हो तो खरीद लीजिए। ठीक है, डन। जल्दी मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ पे, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।